हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आइटअप सेकेंड सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग इंडिया की यूनिट टू में हम कंटिन्यू रखेंगे ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट्स कौन कौन से थे जो इंडिया से इवॉल्व हुए हैं या फिर इंडिया से उनका जन्म हुआ है। वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि मार्शल आर्ट्स होते क्या हैं। तो मार्शल आर्ट्स बेसिकली आर द सेल्फ डिफेंसिव टेक्निक्स, है ना। सेल्फ डिफेंसिव टेक्निक्स होती थी वो, जो सिखाए जाते थे लोगों को, ताकि वो अगर कोई आक्रमण करे उनके ऊपर तो वो उस पे हमला करके अपना बचाव कर सके, या फिर एनिमल्स के बचाव के लिए, जो फॉरेस्ट या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनके बचाव के लिए ये टेक्निक्स यूज़ करी जाती थी। सो इंडिया से इवॉल्व हुई बहुत सारी मार्शल आर्ट्स हैं। आपने बहुत सारे ऐसे मार्शल आर्ट्स जो करते हैं ना, उनको सुना होगा बहुत लोगों के बारे में। जैसे कि जो दो फेमस हैं वो कौन से हैं? ब्रूस ली, है ना, ब्रूस ली के बारे में, और दूसरा जैकी चैन के बारे में, है ना, जैकी चैन। और आपने जो इंडिया से फॉर्म हुई है उनके बारे में तो सुना नहीं होगा ज़्यादा, बट जो चाइना से आई है, जैसे कुंग-फू, है ना, कुंग-फू, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। तो इंडिया से भी बहुत सारी मार्शल आर्ट्स है जो इवॉल्व हुई हैं, जिसके बारे में आज हमारी क्लास में पढ़ेंगे। और इंडिया की जो मार्शल आर्ट है वो बेसिकली इंडिया के कल्चर इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, इंडिया के हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है ना, और इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है, कि हर ज्योग्राफिकल कंडीशन में अलग अलग नाम दिए हुए हैं और अलग अलग तरह से मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, और इंडिया की हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करती है इंडिया की मार्शल आर्ट। तो हम इन सारे मार्शल आर्ट के बारे में बात करेंगे। पारी खांडा, कलरीपट बोलेंगे इसे, सीलम्बम, लाठी, थोड़ा, थांगटा एंड सरित सरक। तो थांगटा के बारे में बात करेंगे, गटका के बारे में और मस्ती युद्ध के बारे में। सो हम हमारी वीडियो में इन सारे मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया की बहुत फेमस मार्शल आर्ट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बट जो ये फेमस है, जो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं, वो यही हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कलरीपट से। तो कलरीपट क्या है? कलरीपट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसको पढ़ने से पहले। सो अगर हम कलरीपट की बात करें तो उसका ओरिजिनेशन हुआ है केरला से, ठीक है। केरला की एक मार्शल आर्ट है जो 4th सेंचुरी बीसी में इसका ओरिजिनेट किया गया था। ओके, ये आई थी। और फिर उसके बाद ये जो हम बात करें कलेरीपट की, तो कलेरीपट जो हमारी मार्शल आर्ट थी वो उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में फैल गई थी। साउथ ईस्ट एशिया में, जापान में, और हम बात कर सकते हैं चाइना, ठीक है। इन सारे कंट्रीज़ में इवॉल्व हो गई थी, क्योंकि जो इसको प्रैक्टिस करते थे वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके लोगों को सिखाते थे। जैसा कि अब आपने सुना होगा जूजित्सु, है ना, जूजित्सु, जो इससे ही इवॉल्व हुआ है, किससे? कलेरीपट से। कुंग फू, है ना, कुंग फू, टेक वॉन्डो, है ना, टेक वॉन्डो या फिर कराटे, ये सारे ही ऐसी टेक्निक्स हैं जो किससे इवॉल्व हुई हैं? कलेरीपट से, है ना, कलेरीपट से इवॉल्व हुई हैं ये। ओके, तो सारी टेक्निक्स इससे इवॉल्व हुई हैं, और ये अब कहाँ कहाँ फैली हुई है? साउथ ईस्ट एशिया में भी, जापान में भी और चाइना में। बस इनके नाम चेंज कर दिए, जैसे जूजित्सु कर दिया, कुंग फू कर दिया, टेक वॉन्डो कर दिया, है ना, और कराटे कर दिया। सो जो ये, अगर हम बात करें कलेरीपट की, तो कलेरीपट को अगर बोले कि किसने ओरिजिनेट किया था या फिर कहाँ से आई थी, इसके जनक कौन थे, तो वो थे गुरु परशुराम। गुरु परशुराम को माना जाता है, अगर शास्त्रों की माने तो गुरु परशुराम ने इसके बारे में सिखाया था अपने विद्यार्थियों को, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये जो कलेरीपट है, कलेरी एक मलयालम वर्ड है। इसमें कलेरी का मतलब है जो प्लेस जहाँ पे वो करी जाती है प्रैक्टिस, है ना, उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे ये जो कलेरीपट मार्शल आर्ट है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करी जाती है। तो प्लेस का नाम कलेरी है। और फिर दूसरा पट, पट का मतलब क्या है? पट का मतलब है कि टू प्रैक्टिस, जहाँ जिस प्लेस पे वो प्रैक्टिस करी जाती है तो उसे बोलते हैं कलेरी पट। ओके, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करी जाती है। अगर हम बात करें ये जो कलेरी प्लेस है इसको कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले मिट्टी की जगह पे, मतलब मिट्टी में इसको खेला जाता है। तो जो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है 4 से 5 फीट की जो टॉप सॉइल होती है उसे निकाल दिया जाता है, रिमूव करके। फिर उसके अंदर जो सॉफ्ट सॉइल है उसको भरा जाता है, ताकि किसी को चोट ना पहुंचे ना। तो सॉफ्ट सॉइल को भरा जाता है इसमें, ठीक है। और ये जो कलेरी पट है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 4 पार्ट से इसकी प्रैक्टिस की जाती है। 4 तरीके से कर सकते हैं।
अगर हम बात करें, पहली क्या है, मैं पट, है ना, मैं पट। तो मैं पट में क्या होता है, मैं पट में आपको सिखाया जाता है बॉडी रिलेटेड एक्सरसाइज, जिससे आपकी जो बॉडी है वो एक तरह से उस एक्सरसाइज को करने में, उस मार्शल आर्ट को करने में फ्लेक्सिबल हो जाए ना। तो इसमें बॉडी रिलेटेड एक्सरसाइज कराई जाती है कि उससे शरीर ऐसा बन जाए कि आप एबल्ड हो जाओ कि वो मार्शल आर्ट कर सको, कलेरी पट। उसके बाद आता है कोलथारी पट, है ना, कोलथारी पट। तो कोलथारी पट में क्या होता है, इसमें वुडन वेपन्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें वुडन वेपन्स को यूज़ करना सिखाया जाता है कि जो उसमें वेपन्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उनको यूज़ करना सिखाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इज द अंकथारी, अंकथारी पट, ठीक है। तो अंकथारी पट में क्या सिखाया जाता है, उसमें शार्प वेपन को यूज़ करना सिखाया जाता है। जो शार्प वेपन यूज़ किए जाते हैं उनको यूज़ करना सिखाया जाता है। उसके बाद आता है वेरा, वेरा मकाए, ठीक है, वेरा मकाए, जिसमें जिसमें आपको क्या सिखाया जाता है, बेयर हैंडेड, बेयर हैंडेड डिफेंस, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी वेपन के आपको खुद ही लड़ना है। अगर आपके पास वेपन ना हो तो आप कैसे लड़ाई करोगे, कैसे अपने आप को बचाओगे, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो बेसिकली 4 पार्ट्स में इसकी डिफेंसिव टेक्निक्स है। एक तो मैं पट में, कोलथारी पट्टियों में, और कोलथारी पट में, अंकथारी पट में, और वैरा मकाई में, ओके, वैरा मकाई में, जिसमें बेयर हैंडेड डिफेंस सिखाया जाता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अगर ये स्लाइड के हिसाब से देखोगे। सो कलेरी पट क्या है, कलेरी पट एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट फॉर्म है, जो केरला से ओरिजिनेट हुई है, और इसको माना जाता है सबसे ज़्यादा पुराना ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, जो 3000 साल पहले से ओरिजिनेट हुई है ना। सो द टर्म कलेरी पट मीन्स ट्रेनिंग इन द बैटल फील्ड, कि आप बैटल फील्ड में जो रन होगा, जहाँ पे युद्ध होगा, वहाँ पे कैसे अपने आप को बचा सकते हो। तो उसका मतलब यही है, कलेरी मतलब वो जगह, है ना, वो फील्ड, और पट मतलब टू प्रैक्टिस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था जो, इसका ये मलयालम वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ओके, मलयालम, मलयालम, ओके। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इसकी कैसे खेला जाता है ये। तो कलेरी पट इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइक्स, किक्स, जॉइंट लॉक्स एंड वेपनरी, कि इसमें मारा जाता है ना, और किक्स करे जाते हैं ना, और जॉइंट लॉक मतलब उसको बिल्कुल दबोच लिया जाता है, और वेपन्स का यूज़ करते हैं। सो इट ऑल्सो एम्फोसाइज मूवमेंट्स दैट रिक्वायर फ्लैक्सिबिलिटी, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए होती है, बैलेंस चाहिए होता है शरीर का, और कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, जिसकी वजह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कलेरी पट को कैटेगराइज किया गया है किसमें, इसकी प्रैक्टिस को 3 पार्ट में, दैट इज मैथारी, कोलथारी और चिकिलारी, ठीक है। तो मैथारी क्या होता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जब हाथों का यूज़ करके करते हैं। कोलथारी मतलब जब वेपन्स का यूज़ करते हो, स्टिक्स के द्वारा, वेपन्स ट्रेनिंग विद स्टिक्स। और चिकिलारी मतलब, चिकिलारी इज द ट्रेनिंग विद नाइव एंड स्वॉर्ड्स, की जब आप तलवार से और जब आप नाइफ से, है ना, मतलब चाकू से जब ट्रेनिंग करते हो, तो उसे बोलते हैं, ओके। उसके बाद आता है कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। सो कलेरी पट इज डीपली कनेक्टेड विद द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ केरला। तो इसको कल्चरली भी बहुत ज़्यादा माना जाता है केरला में। ये हर फेस्टिवल पे, जो केरला के फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे इसे खेला जाता है लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। कम्युनिटी एक तरह से इसमें एंगेज होती है। सो इसका जो अंत है, अगर हम बात करें कि ये कैसे एक तरह से ख़त्म हो गया था, अब क्यों नहीं पता लोगों को, क्योंकि कलेरी पट जो है ये मार्शल आर्ट यूज़ किया गया था जब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे एक तरह से कब्ज़ा कर लिया था। तो फिर वहाँ पे जब केरला में गए थे, तो केरला में तब कब्ज़ा कर रहे थे, तो तब क्या हुआ था कि इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, इस मार्शल आर्ट का। बट उनके पास जो जो क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके पास बहुत ज़्यादा वेपन्स थे, है ना, गन थी। तो इस वजह से इनको हारना पड़ा, और इसके बाद क्या कर दिया गया, इस कलेरी पट को बैन कर दिया, ठीक है। तो बैन कर दिया था ये ब्रिटिशर्स ने, ओके, 1804 में, 1804 में बैन कर दिया गया था। सो इट वॉज इनिशियली यूज फॉर सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ होता था, मिलिट्री पर्पज़ के लिए, बट एज इवॉल्व इनटू मार्शल आर्ट यूज फॉर फिटनेस। फिर उसके बाद लोग इसे फिटनेस की तरह भी यूज़ करने लग गए, डिफेंस के लिए भी और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए भी।
सो इट इज़ प्रैक्टिस बाय एंथुजियास्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है ना, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल परफॉर्मेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जब कल्चर्स को शो करना होता है स्टेट के, तो इसे बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है या फिर मनाया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है सीलम बम। तो सीलम बम के बारे में हम देखें तो सीलम बम क्या है, सीलम बम भी एक क्या है, एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जिसका ओरिजिनेट हुआ है तमिलनाडु से। तो ये तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ था, रीजन ऑफ साउथ इंडिया। सो इट इज़ बिलीव्ड टू डेट बैक 2000 ईयर्स अगो की मार्शल आर्ट मानी जाती है कि आज से 2000 साल पुरानी मार्शल आर्ट सीलम बम मानी जाती है। तो ये भी कलेरी पट की जैसा ही है, कलेरी पट की जैसा ही है ना, क्योंकि दोनों ही सेम जोग्राफिकल कंडीशन में ही जन्मे हैं या फिर इवॉल्व हुए हैं। सो इट वॉज ओरिजिनली यूज बाय वॉरियर फॉर सेल्फ डिफेंस एंड बैटलफील्ड कॉम्बैट। तो कैसे खेला जाता है सीलम बम, प्राइमरी फोकस ऑन स्टिक फाइटिंग। तो इसमें क्या यूज होता है, स्टिक यूज की जाती है ना, वुडन स्टिक्स यूज की जाती हैं। राजा जो खुद हैं, जो उस टाइम के जो एम्पायर थे, जैसे अगर हम बात करें उस टाइम के जो एम्पायर थे, जैसे चोला एम्पायर है ना, चेरा और पांड्या, तो ये खुद भी इन सारी एक्टिविटीज़ को या इस मार्शल आर्ट को सीखते थे ताकि अगर कोई आक्रमण हो, दूसरे राज्य के लोग आए और उन पे आक्रमण करे तो वो उससे बच सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए थे, तब इन राजाओं ने उनको डिफेंड करने के लिए ये यूज़ की थी। बट फिर हमने देखा था कि क्या हुआ था, उनके पास बहुत सारे वेपन्स थे, गन्स थी, है ना, मॉडर्न हथियार थे, तो उसकी वजह से ये हार गए थे जो राजा थे उस उधर के तमिलनाडु साइड के। सो क्या हुआ था फिर उसके बाद उनको बैन कर दिया, है ना, इसको बैन कर दिया गया, कौन सी को, सीलम बम को भी, ओके, सीलम बम को भी बैन कर दिया गया। सो इसमें मेन वेपन क्या था, मेन वेपन अगर हम बात करें तो मेन वेपन इसमें वुडन बैम्बू स्टिक, ठीक है, वुडन बैम्बू स्टिक जो थी उसका मेन वेपन था, ओके। और फिर आगे देखें तो इसके बाद हम देखते थे सिलम्बम प्राइमरी फोकस ऑन स्टिक फाइटिंग एंड इंक्लूड टेक्निक्स यूजिंग स्ट्राइकिंग, ब्लॉकिंग एंड डॉजिंग, कि मारते थे वो एक दूसरे को, है ना, मारते इन द सेंस कि अपने आप का बचाव करते थे। प्रैक्टिशनर यूज अ बैम्बू स्टिक एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स, कि जो प्रैक्टिस करते थे वो बैम्बू स्टिक का यूज़ करते थे और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स भी होती थी इसमें, ठीक है। दैट रिजेंबल अ डांस रिक्वायरिंग डेक्सटेरिटी, एजिलिटी एंड प्रिसीशन, क्या इनको बहुत ज़्यादा फुर्ती चाहिए होती थी, है ना, और चालाकी दिखाते हुए, मतलब और उसको प्रैक्टिस कर देते थे। प्रैक्टिस ऑल्सो इंक्लूड एम्प्टी हैंड कॉम्बैट एंड फुटवर्क एक्सरसाइज। तो इसमें फुटवर्क एक्सरसाइज भी होती थी और बिना वुडन स्टिक के भी सिखाया जाता था। आफ्टर दैट इज कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सीलम्बम इज एंशियंट आर्ट दैट एम्बडीज द तमिल कल्चर एंड इज प्रैक्टिस इन फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट। तो इसको फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये फिजिकल फिटनेस को भी यूज़ करता है, मेंटल फोकस को भी, और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी आता है इसमें। तो बेसिकली ये कलेरी पट से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। बट इनके रीजन्स का डिफरेंस है बस, कि कलेरी पट तो केरला से है और सीलम्बम इज फ्रॉम द तमिलनाडु की आर्ट फॉर्म है, ओके। अगर हम बात करें सीलम्बम को इंट्रोड्यूस या फिर सीलम्बम को लाया किसने था, है ना, तो वो थे ऋषि अगस्त्य ने, ऋषि अगस्त्य सॉरी, ठीक है, ऋषि अगस्त्य इसको लेकर आए थे। और इन रिसेंट ईयर सिलम्बम हैज गेन रिकॉग्निशन एज कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, कि ये जब कंपटीशन होता है कि जैसे तमिलनाडु के एरिया में या फिर केरला के एरिया में, तब इसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट माना जाता है इसे, और पूरे हर संसार में इसे सिखाया जाता है, मतलब हर जगह इसे सिखाया भी जाता है। आफ्टर दैट इज गटका, गटका इज फ्रॉम पंजाब। अगर हम गटका की बात करें तो गटका जो है वो पंजाब से आया, पंजाब की मार्शल आर्ट है। इसमें क्या था, जब मुगल्स ने हमला कर दिया था, है ना, मुगल्स ने हमला कर दिया था, तो जो हरगोबिंद थे, हरगोबिंद जो किसके बेटे थे, गुरु अर्जन सिंह के, है ना, गुरु अर्जन सिंह को पे जब मुगल्स ने हमला कर दिया था, जो 5th इनके गुरु माने जाते हैं सिख के, तो गुरु अर्जन सिंह पे हमला कर दिया था। तो फिर इसके बाद ये जो हरगोबिंद सिंह थे, है ना, जहाँ पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है हरगोबिंद सिंह, ये इस आर्ट को लेकर आए थे ताकि जो सिख हैं वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके, अगर कोई उन पे हमला करे तो वो वेपन्स के ज़रिए, जो वेपन्स होते थे उससे अपना बचाव कर सकते थे, है ना। तो इसलिए ये लाया गया था। कब लाया गया था, 1601 में इन पे हमला किया था, 1601 में गुरु अर्जन सिंह पे। सो गटका जो है गटका इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि मुगल्स के जो अत्याचार हो रहे थे
उससे अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह ने इसको फिर और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया, एक तरह से स्पेशल इसको बना दिया गया फॉर्म गटका नाम से। सो इसके की फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले तो टेक्निक, तो स्वॉर्ड फाइटिंग होती है इसमें, तलवार से, स्टिक फाइटिंग होती है, अनआर्म कॉम्बैट भी होता है कि बिना हथियार के। वेपन्स क्या क्या यूज होते हैं, तलवार जिसको स्वॉर्ड बोलते हैं, खांडा जिसे डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं, दो कोने वाली है ना, लाठी, और चक्कर, चक्कर इज द थ्रोइंग वेपन, दिस इज द चक्कर, है ना, जो इस इमेज में शो हो रहा है चक्कर, ठीक है। तो इसको थ्रो कर देते थे जिससे वो फंस जाता था जो भी सामने वाला नहीं होता था। ट्रेनिंग इज फोकस ऑन स्विफ्ट मूवमेंट, तो स्विफ्ट मूवमेंट होती है इनकी बिल्कुल, है ना, डिफेंस के लिए, और फ्लूइड अटैक पैटर्न्स होते हैं। सो फिलॉसफी क्या है, सिख वॉरियर एथिक्स एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन से रिलेटेड है, और ये गुरु नानक के बर्थडे पे, या फिर आप बोल सकते हो गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर मनाया, इसको परफॉर्म किया जाता है सिख्स के द्वारा अपने ट्रेडिशन या अपनी आर्ट को शो करने के लिए ना, अपने आर्ट, अपनी ट्रेडिशन, अपने कल्चर को शो करने के लिए ये गटका जो है, गटका मार्शल आर्ट को परफॉर्म किया जाता है सिख्स के द्वारा। ओके, फिर उसके बाद आते हैं थंगटा, तो थंगटा इज फ्रॉम मणिपुर। तो थंगटा क्या है, थंगटा मणिपुर से है, जो जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मेतेई, मेतेई कम्युनिटी में ज़्यादा स्टार्ट, मेतेई कम्युनिटी से आया। तो मेतेई के जो राजा थे उस टाइम के, मणिपुर के जो राजा थे, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था, है ना, 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, किससे बचने के लिए, ब्रिटिशर्स से बचने के लिए। जब ब्रिटिशर्स ने आक्रमण कर दिया था वहाँ पर, तो उनसे बचने के लिए ये जो थंगटा है, थंगटा जो मार्शल आर्ट है वो लेकर आए थे। ओके, सो थंगटा का मतलब क्या है, थंग का मतलब क्या है, थंग इज अ स्वॉर्ड, थंग का मतलब है स्वॉर्ड, है ना, जस्ट अ मिनट, और टा का मतलब क्या है, स्पीयर, है ना। तो थंग टा मतलब स्वॉर्ड और स्पीयर का यूज करके ये जो गेम है या फिर ये जो मार्शल आर्ट है वो कराया जाता था। तो मेतेई वॉरियर के द्वारा स्टार्ट किया था। की फीचर्स क्या है, इसमें स्वॉर्ड फाइटिंग होती है, स्पीयर कॉम्बैट होता है कि अपना बचाव करना होता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी होता है। ओके, और उसके बाद वेपन्स क्या है, थंग दैट इज स्वॉर्ड, और टा इज द स्पीयर, है ना, और शील्ड्स यूज की जाती थी। आफ्टर दैट इज एम्फेसाइज एजिलिटी, कि कितनी स्फूर्ति है आपके अंदर, कितनी फुर्ती है, कितनी चालाक चालाक चालाकी से आप कर सकते हो अटैक, है ना, रैपिड अटैक और डिफेंसिव मूवमेंट्स को यूज़ किया जाता है। फिलॉसफी क्या है कि इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैथोलॉजी एंड डांस, तो इसमें जो जब हम इसको करते हैं, जब ये मणिपुर के लोग इसे करते हैं, तो वो मणिपुर के कल्चर को, मणिपुर के हेरिटेज को शो करते हैं इस आर्ट के थ्रू। सो प्रैक्टिस इन मणिपुर एज अ कल्चर एंड मार्शल ट्रेडिशन, तो अब भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है मणिपुर के कल्चर को शो करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद आता है, मर्दानी खेल। तो मर्दानी खेल इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, मर्दानी खेल महाराष्ट्र से है, ठीक है। ये किस लिए किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था मराठास के द्वारा, जब मुगल्स जो थे वो, मुगल्स के जो गुरिल्ला वॉर होता था, मुगल्स का जो गुरिल्ला वॉर होता था, है ना, उससे बचने के लिए ये मर्दानी खेल इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज़ मराठास ने, है ना। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है ना। सो इसमें क्या होता है, मर्दानी खेल इज अ वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट डेवलप बाय मराठा वॉरियर। तो टेक्निक्स के इसमें स्वॉर्ड प्ले, तलवार से करते हैं, स्टिक फाइटिंग और हॉर्स बैक कॉम्बैट्स, है ना, हॉर्स पे बैठ के फिर उसके बाद लड़ाई करना। आफ्टर दैट इसमें वेपन स्वॉर्ड, शील्ड, स्पीयर और रोप्स विद हुक्स, की रोप्स यूज़ की जाती थी इसमें, है ना, और कैसी कैसी रोप क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड यूज़ की जाती थी। तो एक तो इसमें लाठी यूज़ की जाती थी जो वुडन की होती थी, एक स्वॉर्ड शील्ड यूज़ की जाती थी, है ना, और दूसरा, तीसरा खंड, खंड इज द डबल एज। अगर हम बात करें खंड क्या है, दिस इज अ डबल एज स्ट्रेट स्वॉर्ड। ओके, डबल एज स्ट्रेट स्वॉर्ड होती थी ये। और अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, फोर्थ वेपन जो यूज होता था उसमें दंड पट, है ना, दंड पट यूज होता था। ये क्या होती थी, डबल एज फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड होती थी ये, है ना। तो ये एक तो स्ट्रेट स्वॉर्ड यूज करते थे जो बिल्कुल सीधी होती थी, फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ी तुड़ी होती थी वो, है ना, तो स्ट्रेट नहीं होते, तो उनको यूज करते थे किसमें, मर्दानी खेल में। और इसकी खासियत क्या थी कि इसमें विमेन को भी पार्टिसिपेट कराया जाता था, विमेन भी इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करती थी। और ये फिर ब्रिटिशर्स ने इसको भी बैन कर दिया था क्योंकि मराठास ने यूज़ किया था इसे ब्रिटिशर्स से बचने के लिए, बट फिर उन्होंने जब एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था पूरे इंडिया पे, है ना,
तब उन्होंने इस मार्शल आर्ट को भी बैन कर दिया। सो ट्रेनिंग, एजिलिटी, स्ट्रेंथ और प्रिसीशन चाहिए होता है, बिल्कुल सटीक चीज़ें चाहिए होती है इसमें। स्ट्रॉन्गली लिंक टू मराठा वॉरियर एथोस, कि मराठास के जो एथिक्स थे, है ना, उनके जो कल्चर थे उसको लिंक करता है ये। तो स्टिल प्रैक्टिस महाराष्ट्र एज अ ट्रेडिशनल आर्ट, तो ट्रेडिशनल आर्ट के रूप में आज भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करें मस्ती युद्ध। तो मस्ती युद्ध इज बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी बनारस, जस्ट अ मिनट, बनारस और बनारस के आसपास के जगह से ये लिंक है ना। सो मस्ती युद्ध इज एन एंशियंट इंडियन फॉर्म ऑफ बेयर नकलिंग बॉक्सिंग विद द हिस्ट्री डेटिंग बैक टू बैक एंशियंट टाइम। तो इसमें क्या होता है, आपको बिना किसी वेपन के, बिना किसी आर्म के आपको हाथों से ही एक तरह से युद्ध करना होता है या फिर अपना बचाव करना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो मस्ती युद्ध है वो 2 वर्ड से आया है, संस्कृत वर्ड से, दैट इज द मुट्ठी। मस्ती मतलब मुट्ठी और युद्ध मतलब लड़ाई, है ना। तो जब आप मुट्ठी का यूज करके लड़ाई करते हो, ओके। सो इसमें क्या होता है, बॉडी के अपर पार्ट को यूज करते हैं, सिर्फ बॉडी के अपर पार्ट को। जैसे ये जो 2 रेसलर्स बोल सकते हो, रेसलिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अब ये, है ना। सो इसमें क्या होती है, पंचिंग होती है, किकिंग होती है, नी स्ट्राइक होती है और एल्बो स्ट्राइक होती है। ओके, फिर उसके बाद है वेपन्स, इसमें कोई भी वेपन नहीं होता, अनआर्म्ड कॉम्बैट है ये, है ना। आपको हाथों से ही करना होता है लड़ाई, है ना, अपना सेल्फ डिफेंस। सो ट्रेनिंग क्या होती है, डेवलप एंड्योरेंस, कि आपके अंदर शक्ति बढ़ाता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कि आप सारे जो भी आपके सामने कोई भी एक तरह से लड़ाई रहे या फिर आपके साथ कोई खतरा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, भगा सकते हो या फिर आप उसको लड़ सकते हो, है ना। स्पीड और ब्रूट स्ट्रेंथ पे फोकस करता है। सो इसकी फिलॉसफी है फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन, और मॉडर्न स्टेटस रियली प्रैक्टिस बट सम एलिमेंट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन रेसलिंग, की ये बहुत कम प्रैक्टिस किया जाता है, बट फिर भी इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो रेसलिंग्स में यूज किए जाते हैं। सो ये जो मस्ती युद्ध था, उनकी जो स्किल्स थी, मस्ती युद्ध है ना, मस्ती युद्ध में जो योद्धा होते थे जो इसको करते थे परफॉर्म, उनकी स्किल्स के बेस पे, उनकी स्किल के बेस पे उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और वो 4 पार्ट्स गॉड्स के नेम पे थे। तो सबसे पहले आता है जम्बूवती। जम्बूवती, तो जम्बूवती में क्या था, जिसमें फाइटर अपने ओपोनेंट को लॉक एंड होल्ड से के माध्यम से हराता है, मतलब जिसमें फाइटर जो है लॉक एंड होल्ड के माध्यम से अपने जो ओपोनेंट है उसको हराता है। फिर उसके बाद आता है भीमसेनी, दैट इज द भीमसेनी, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्ट्रेंथ के बल पर, है ना, जिसमें स्ट्रेंथ या फिर आत्मबल को शो करता है, ठीक है, आत्मबल को शो करता है। फिर उसके बाद आता है हनुमंती में क्या था, कि जिसमें टेक्निकल सुपीरियरिटी को शो किया जाता है ना, कि वो दिमाग से कितना तेज है, वो कितनी पावर लगा रहा है आपको हराने के लिए सामने वाला बंदा, ओके, उसको दर्शाया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट इज द जरासंधी टेक्निक, है ना। तो जरासंधी टेक्निक में आता है आपके लिम्ब और जॉइंट्स को कैसे कॉम्बैट करोगे, आप लिम्ब एंड जॉइंट को कैसे बचाओगे, है ना, दूसरों के लिम्ब एंड जॉइंट ब्रेकिंग पे फोकस करता है ये, ओके, लिम्ब एंड जॉइंट ब्रेकिंग पे फोकस करता है। सो बेसिकली इनके मस्ती युद्ध जो है, युद्ध के जो योद्धा होते थे उनकी 4 स्किल्स पे बेस्ड उनके नाम रखे जाते थे, जम्बूवती, भीमसेनी, हनुमंती एंड द जरासंधी, ओके, ये 4 गॉड्स के बेस पे थे ये। उसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट वन इज द परिखांडा इज फ्रॉम बिहार। तो ये बिहार से लिया गया है, बिहार में प्रैक्टिस किया जाता है परिखांडा, बिहार में, और कहाँ पे, झारखंड में और उड़ीसा वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पे इसे और उड़ीसा वाले एरिया में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। सो इसमें क्या होता है, स्वॉर्ड और शील्ड कॉम्बैट ही होता है इसमें भी, है ना, आप तलवार और भाले से सीखते हो चीज़ों को, मतलब आप मार्शल आर्ट करते हो। तो इसमें टेक्निक्स क्या, ऑफेंसिव, कि आप आक्रमण करते हो सामने वाले पे अपने आप को बचाने के लिए, और डिफेंसिव, और अपने आप को बचाने के लिए ना। सो वेपन्स कौन से होते हैं, एक तो स्वॉर्ड और एक शील्ड, जो इसके नाम में ही दर्शाया गया, परी इज द स्वॉर्ड, परी जिसे स्वॉर्ड बोलते हैं, खांडा इज द शील्ड, है ना। तो आप इन दोनों का यूज करते हो। सो इसमें क्या होता है,
इसमें ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, तो ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड्स फास्ट मूवमेंट्स एंड बैटल टैक्टिक्स। तो इसमें बैटल टैक्टिक्स सिखाई जाती है कि आपको आपके सामने का युद्ध हो तो आप कैसे उसको कवर करोगे या फिर कैसे उसे जीतोगे। सो फिलोसफी इज लिंक टू राजपूत एंड बिहारी वॉरियर ट्रेडिशन। तो राजपूत और बिहारी वॉरियर ट्रेडिशन से इसको लिंक किया जाता है। और अगर मॉडर्न स्टेटस की बात करें तो आज भी इसे शो किया जाता है एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, या फिर छाऊ डांस जो है बिहार का है ना, तो झारखंड, उड़ीसा और बिहार का माना जाता है, उसमें इसकी जो झलक है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है छाऊ डांस फॉर्म में। ओके, छाऊ डांस फॉर्म में हमें इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं है ना, किसकी, परी खांडा की प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ओके, छाऊ डांस में। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन, जस्ट अ मिनट, वेयर इज द नेक्स्ट वन, हाँ, नेक्स्ट वन इज अ थोड़ा। थोड़ा बोल सकते हो आप इसे, थोड़ा मार्शल आर्ट दैट इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश से लिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के स्पोर्ट कल्चर को दर्शाता है। जस्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश के स्पोर्ट्स कल्चर को दर्शाता है, स्पोर्ट्स और कल्चर को दर्शाता है। और ये बेसिकली कब खेला जाता है, कब इसको परफॉर्म किया जाता है, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल के मंथ में, जिसको हम बोल सकते हैं बैसाखी के टाइम पे। ठीक है, बैसाखी के टाइम पे इसको परफॉर्म करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो लोग होते हैं वो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आर्चरी स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कितने धनुर्धारी हैं, कितने अच्छे से धनुष उठा के चला सकते हैं, है ना। तो उस उनकी स्किल्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें जो इक्विपमेंट्स होंगे वो भी से रिलेटेड ही होंगे आर्चरी से, दैट इज बोज एंड एरोज, है ना, धनुष एंड तीर, बोज एंड एरोज को यूज़ किया जाता है इसमें। और अगर हम बात करें, इसमें 2 लोगों की टीम होती है ना, 2 टीम होती हैं इसमें, जिनको बोलते हैं, जो एक टीम होती है उसको साथी बोलते हैं, साथी बोलते हैं, और जो दूसरी टीम होती है उसे पाशी बोलते हैं, पाशी। ओके, तो ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है, जो अगर हम बात करें तो साथी एंड पाशी लिए गए हैं पांडवाज और कौरव के युद्ध से, है ना, पांडवाज और कौरव के युद्ध से ये लिए गए हैं, क्या, इनके नाम, साथी और पाशी। ओके, सो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, इसमें हर टीम में 500 लोग होते हैं, 500 पीपल जो पार्टिसिपेट करते हैं। सारे लोग जो है आर्चरी ही नहीं करते, बाकी के जो लोग होते हैं मोस्टली लोग क्या करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं, अपने कल्चर को दर्शाते हैं, है ना, तो ढोल नगाड़े बजाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, फिर उसके बाद है, देख लेते हैं इसमें। सो थोड़ा इज अ यूनिक मार्शल आर्ट ट्रेडिशनल स्पोर्ट फॉर हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलर प्रैक्टिस इन द डिस्ट्रिक्ट सिमला, सिरमौर और सोलन। इधर ये करी जाती है। इट इज़ ब्लेंड मार्शल ऑफ आर्ट एंड आर्चरी डीपली रूटेड इन द वॉरियर ट्रेडिशन ऑफ राजपूत एंड क्षत्रिय। तो राजपूत और क्षत्रिय के जो बीच में, जैसे आप बोल सकते हो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसको दर्शाती है ये। सो वेपन बेस्ड कॉम्बैट होता है इसमें, मतलब बोज एंड एरोज का यूज होता है। 2 टीम्स होती है, पाशी और साथी, compete by shooting arrows to each other। अब एक दूसरे को एरोज शूट करते हैं ना, मतलब तीर से मारते हैं। उसके बाद है टारगेटिंग स्पेसिफिक पॉइंट। तो इनका जो पॉइंट होता है वो गोल इज टू हिट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ओपोनेंट लेग, उनकी लेग को उनको एक तरह से हिट करना होता है। फॉलोइंग ट्रेडिशनल वॉर एथिक्स, जो पहले जो वॉर किए जाते थे कौरव पांडव महाभारत वाले युद्ध में, तो उसको ये फॉलो करते हैं। रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफन प्ले ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक बैसाखी, बैसाखी के दिन इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। डेट बैक टू महाराष्ट्र एरा, तो महाभारत एरा, तो महाभारत एरा से ये आई है, महाभारत से हमें इसे लिंक करते हैं, लिंक टू एंशिएंट वारफेयर टेक्निक, ट्रेनिंग से लिंक है ये। ओके, सो उसके बाद इट रिक्वायर एजिलिटी, आपको स्फूर्ति चाहिए, फुर्तीलापन चाहिए, इसके लिए प्रिसीजन चाहिए, बिल्कुल सटीकता चाहिए, और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को, सामने वाले को मारोगे, है ना, तो अपनी आर्ट को शो करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थी अच्छा एक और बचा है, ये तो हो गया ना थोड़ा। अच्छा, हम इसके बारे में बात करते हैं कि मॉडर्न स्टेटस क्या है इसका, मतलब अभी इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा इज़ नाउ मोर ऑफ कल्चरल एंड फेस्टिव स्पोर्ट रादर देन कॉम्बैट सिस्टम, कि अब इसे बचाव के लिए यूज़ नहीं किया जाता है ना, बचाव के लिए यूज़ नहीं किया जाता। अब इसको एक तरह से क्या बना दिया है, कल्चरल एंड फेस्टिव स्पोर्ट बना दिया, कि अब वो फेस्टिवल पे ही परफॉर्म किया जाता है ना, और उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को। इट कॉन्टिन्यूज टू बी सेलिब्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ हिमाचल रिच हेरिटेज, तो अभी भी हिमाचल के हेरिटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कराया जाता है। टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग लोकल फेस्टिवल, तो जो फेस्टिवल्स होते हैं इनके, तब इनके टूर्नामेंट्स भी कराए जाते हैं, किनके,
थोड़ा मार्शल आर्ट में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्शल आर्ट्स या फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, है ना, जो इंडिया से इवोल्व हुए हैं, जो इंडिया से ही निकले हैं। तो इंडिया में इतने सारे मार्शल आर्ट हैं जिसके बारे में आपको बहुत ही कम पता होगा। आज की वीडियो से होप करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि इंडिया के मार्शल आर्ट्स और उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो कल्चर से कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई है, ज्योग्राफिक कंडीशन से कितनी जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। सो स्टूडेंट, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल से जुड़े रहिएगा, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके बाय स्टूडेंट, टेक केयर।